और करते हैं इस क्लास को स्टार्ट और करते हैं होम साइंस के ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को। अब आप लोग से एक ही अनुरोध करूंगा बाबू, आप लोग जो है ना यहाँ पे सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे सवाल करवाऊंगा होम साइंस के, तो आप लोग अंत तक और सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, कह रहा है कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए और बताइए जल्दी से कि इनमें बाबू किनका उल्लेख आधार कार्ड पे नहीं है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन को पढ़ को अच्छे तरीके से आप लोग सारे सवाल को कीजिएगा। तो आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, तो आप लोग को पता होगा जाति का, किसका, जाति का। बाकी आप लोग को मालूम है उम्र रहता है आधार कार्ड पे बाबू, नाम भी रहता है और पता भी रहता है, जाति नहीं रहता है, ठीक है। उसमें स्पेशल जाति भरने के लिए नहीं रहता आधार कार्ड में, तो याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे पूछे गए सवाल को मैं यहाँ पे आप लोग को करवाऊंगा और कुछ बाबू इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे जो आप लोग को लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो रक्त का धब्बा जो है ना ये आता है प्राणिज धब्बा में, इसमें प्राणिज धब्बा में, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे अगला सवाल क्या करना कि एक मार्ग का पूरा नाम क्या है, बताइएगा एक मार्ग का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी से बताइए और सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं बाबू। एग्जाम से पहले खुद को देखना और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। तो अच्छे तरह से मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या करा है सवाल, एक मार्ग का पूरा नाम क्या है। तो एक मार्ग का जो पूरा नाम है ना वो याद रखेगा, वह क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को देखकर देखिएगा, सारे ऑप्शन वहां पे आप लोग हूबहू नजर आएंगे, लेकिन अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को देख के कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल करे कि स्वच्छ जल होता है। अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूँ बाबू, ठीक है, धीरे धीरे देखिए आप लोग को लेवल बढ़ाऊंगा मैं, तो अंत तक बने रहिएगा और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल जो होता है वह कैसा होता है, तो होता है रंगहीन, मतलब कोई भी रंग नहीं होता है उसमें, ठीक है, गंधहीन मतलब कोई भी गंध नहीं होता है, और कीटाणु रहित मतलब कोई भी कीटाणु उसमें नहीं होना चाहिए, वह होता है स्वच्छ जल, ठीक है। रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित, अगर ये तीनों नहीं होंगे बाबू तो वह जल जो होगा ना वह स्वच्छ होगा, ठीक है, शुद्ध होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराना करे कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए, और ये सारे सवाल पूछे गए बाबू और ये सारे बुक का ही सवाल है, तो अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके खुद से जाइए। सवाल क्या करे कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए, सजावटी चित्र जो है वह किस कमरे में लगाना चाहिए, याद रखिएगा ड्राइंग रूम में, इस रूम में, ड्राइंग रूम में, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करे ना कि निम्नलिखित में से किसे रेसो की रानी कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करे बाबू कि रेसो की रानी जो कहा जाता है यहाँ पे वह किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए, आप लोग को याद भी होगा, बताइए तो बाबू कि रेसो की रानी यहाँ किसे कहा जाता है। नहीं याद है, सारे सवाल को रट जाइए इस क्लास के, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है जो आप लोग को 11 तारीख के फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे सवाल बुक के और पूछे गए सवाल को शामिल किया हूँ जो एग्जाम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा, ये होम साइंस के सारे सवाल को। सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे रेसो की रानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा वह कहा जाता है रेशमी को, किसको, रेशमी, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है। सवाल क्या करे यहाँ पे कि जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये किस ग्रंथ से स्रावित होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है तो बताइएगा आप लोग। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ना ये किस ग्रंथ से स्रावित होता है, याद रखेगा इंडिनल, किस ग्रंथ से, इंडिनल, याद रखेगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू अगर होम साइंस में तैयारी नहीं है अच्छे तरह से, ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, तो मैं जितना सवाल करवा रहा हूँ सारे सवाल को रट जाइए, वहां आप लोग 50% सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पूरा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस क्लास में बाबू कम ही सवाल है, तो आप लोग को बोल रहा हूँ कि जितना भी सवाल है सारे सवाल को रट जाइए, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आप लोग को। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, यहाँ पे क्या करा सवाल कि दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बाबू दाग हटाने के लिए, कोई भी दाग होता है जो कपड़े पे होते हैं उसको हटाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा विरंजक विधि, मतलब जो आप लोग खींचते हैं, कपड़ा खींचते हैं सरफ उरफ से, वही विरंजक करके विरंजक विधि और स्पंजिंग विधि, ठीक है, इससे भी बाबू दाग हट सकता है, और अवशोषण विधि, ये तीनों विधि से बाबू दाग हटा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये तीनों विधि को एग्जाम में घुमा घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं।
ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, तो हर सवाल पे ध्यान देना होगा आप लोग को। अगर अच्छे मार्क्स लाना होम साइंस में ना, तो यहाँ पे सारे सवाल को बाबू अपने से करना है, और जो गलती करते हैं उसको सुधारने का यहाँ पे कोशिश कीजिए। जितना गलती करना है यहाँ पे कीजिए, और उस सवाल को तुम याद कर लीजिए। सवाल क्या करें यहाँ पे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा उससे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहा जाता है, हार्मोन। सारे सवाल को अगर अच्छे से देखेगा तभी एग्जाम में कुछ करके आइएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे क्या करा, अगला प्रश्न करे कि सुजनी सुई शिल्प किस राज का शिल्प है। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि बाबू सुजनी सुई शिल्प जो है ना, ये किस राज का शिल्प है, एग्जाम में पूछे गए। नहीं याद है, रट जाइए एकदम, ठीक है, अच्छे तरह से रट जाइए। सवाल क्या करे कि सुजनी सुई शिल्प किस राज का शिल्प है, याद रखेगा बिहार का। किस राज का, बिहार का बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि बैगनी रंग है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बैगनी रंग है जो बाबू, ये कैसा रंग है, प्राथमिक, द्वितीयक की तृतीयक, बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो बैगनी रंग जो है ना, ये बाबू तृतीयक रंग है। कैसा, तृतीयक, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, ये अगले सवाल को बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अपने रियल लाइफ में भी यूज कीजिएगा इसको। सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि खुले में बाबू शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, ये दम याद रखेगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के, या इतना सारे ऑप्शन नहीं दिए जा सकते बाबू, एक दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। सवाल क्या करा है कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, याद रखेगा वह दस्त, टाइफाइड और पीलिया, ये तीनों फैलते हैं बाबू। दस्त, टाइफाइड और पीलिया, ये तीनों को याद रखेगा तभी कुछ हो सकता है। तो याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, अभी आप लोग को आसान से सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सवाल क्या करे कि दुख एवं शोक के समय वस्त्र होना चाहिए। बाबू यहाँ पे क्या करे ना कि दुख एवं शोक, मतलब जो कोई भी, मतलब अगर देहांत हो जाता है किसी का, जो शोक मनाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो दुख एवं शोक के समय बाबू जो वस्त्र पहनना चाहिए ना, वह कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, मतलब कौन सा वस्त्र होना चाहिए। आप लोग को पता होगा, सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। कौन सा वस्त्र, तो सफेद एवं हल्के, कैसा, सफेद वस्त्र, नहीं तो कोई भी कलर का हल्के वस्त्र, ठीक है। ज्यादा मतलब लाल पीला दम पूरा स्टाइलिश कपड़ा नहीं बाबू, कहा कि यहाँ पे दुखी और शोक के लिए पूछ रहा है। तो याद रखेगा सफेद एवं हल्के, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। सवाल यहाँ पे क्या करना कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी माँ को पहचानना बाबू कब प्रारंभ कर देते हैं, मतलब कितने महीने में। तो याद रखेगा 3 माह में, कितने, 3 माह में, कहीं कहीं 3 से 4 माह दे देगा, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, 3 से 4 माह बच्चे जो है ना अपनी माँ को बाबू पहचानना प्रारंभ कर देता है, कितने महीने में, तो 3 से 4 महीने में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना बाबू कि मानव की, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, वह कौन नहीं है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और अच्छी तरह से बताइए आप लोग, यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है वह बाबू मानव को आवश्यकता की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा वह कौन नहीं है, मनोरंजन। मनोरंजन बाबू अगर मानव नहीं करेगा तो वह जीवित रह सकता है, अच्छे से रह सकता है। लेकिन मकान चाहिए मानव को, भोजन चाहिए और वस्त्र, ये तीनों बहुत जरूरी है मानव के लिए। तो याद रखेगा अच्छे तरह से, इसी प्रकार से आप लोगों को सारे ऑप्शन को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में भी आंसर करना होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया बाबू, तो याद रखिएगा मनोरंजन यहाँ पे जो है ना, वो मानव की मूलभूत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाबू वृक्क के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह कौन सा ग्रंथि है। अब वृक्क किसे कहा जाता है, तो वो किडनी को कहा जाता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो वृक्क के बाबू ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, वह कौन सा ग्रंथि है। तो याद रखेगा वह ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या, अधिवृक्क ग्रंथि। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना बाबू, कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये भी पूछे गए सवाल है और आप लोग को याद भी होगा, ठीक है, बताइएगा। और सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा मेरे से पहले। सवाल क्या करें यहाँ पे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है, याद रखिएगा वृषण में। कहाँ होते हैं, वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता, मतलब ड्रेस की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग, ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़िए। तो यूनिफॉर्म की आवश्यकता किससे नहीं होती है, तो कॉलेज शिक्षक को, इनको बाबू
टीचर को बाबू यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं कि टीचर का कोई ड्रेस होता है, नहीं होता है। बाकी आप लोग को पता होगा डॉक्टर का होता है उजला वस्त्र बाबू, उजला कोट, ये होता है डॉक्टर का वस्त्र। नर्स का भी होता है, और स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, वह सारे बच्चे का ड्रेस होता है, अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं जो होता है ना, वह कॉलेज शिक्षक का, मतलब कोई भी टीचर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, उनका कोई एगो यूनिफॉर्म होता है, वह कोई भी कलर के कपड़े में आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी पहन के, ठीक है, जीन्स कपड़ा, कोई भी मतलब कपड़े वस्त्र पहन के आ जाते हैं। तो अच्छे तरह से इसी प्रकार से आप लोग को सारे सवाल को करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। घरों में पानी का जो उपयोग किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है, पता होगा आप लोग को, ठीक है, इस रूप में, तरल के रूप में, जैसे बाबू खाना बनाने में, पीने में, ठीक है, सफाई करने में, ठीक है, तरल के रूप में। ठोस के रूप में क्या कीजिएगा, पानी को जमा के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, लेकिन काफी सारे बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, बर्फ बना के। तो नहीं, घर में पानी का जो उपयोग किया जाता है ना अच्छी तरह से, वह तरल के रूप में किया जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भारत में स्वच्छता समस्या का कारण क्या है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि भारत में बाबू स्वच्छता समस्या का जो कारण है ना, वह क्या है। तो पता होगा आप लोग को, बढ़ती जनसंख्या, इससे बाबू स्वच्छता समस्या का ये भी कारण बन सकता है। और प्रदूषण, ये तो है ही, ठीक है, संक्रमण रोग, ये भी बाबू भारत में स्वच्छता के समस्याओं का कारण है। तो याद रखेगा ये तीनों, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिए, बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि जो है वह इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन बाबू कौन सी ग्रंथि बनाती है, याद रखिएगा, अग्नाशय। क्या बनाती है, अग्नाशय। सारे सवाल को बाबू आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है, रट जाइए अगर तैयारी नहीं है तो। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, कुछ सवाल को वहाँ करके आना है, तो सारे सवाल पे अच्छे तरह से ध्यान दीजिए और रट जाइए, ठीक है। इस क्लास को पूरे अंत तक करके जाइएगा और सारे सवाल को देख कर जाइएगा, ठीक है, तभी आप लोग को एग्जाम में कुछ सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 22 नंबर सवाल करें कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। यहाँ पे सवाल क्या करें बाबू कि कपड़ों की सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। यहाँ पे प्राकृतिक विधि, जो प्राकृतिक के द्वारा, तो पता होगा आप लोग को, धूप और हवा, ये बाबू प्राकृतिक विधि है कपड़ों को सुखाने की, ठीक है, धूप और हवा। धूप भी प्राकृतिक है और हवा भी प्राकृतिक है, आप लोग को पता होगा, ये इंसान नहीं बनाया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग। तो बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो वो खाता धारक का विवरण और लेन देनों का विवरण और खाते का शेष, ये तीनों बाबू बैंक के पासबुक से हमें जानकारियां प्राप्त होती है, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है। ये भी सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। कुपोषण का एक प्रकार जो यहाँ पे है वह कौन है, याद रखेगा, अल्प पोषण और अति पोषण, ये दोनों बाबू कुपोषण का एक प्रकार है। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए, तो याद रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कर रहा है ना कि समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि बाबू समान गर्भावस्था जो है ना वो कितने हफ्तों की होती है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से बताइएगा, आप लोग को पता होगा, ठीक है, करते चलिए सारे सवाल को। बताइए बाबू कि गर्भावस्था जो होती है ना वो कितने हफ्तों का होता है। हफ्ता पूछ रहा है बाबू, ठीक है, यहाँ पे दिन नहीं पूछ रहा है, तो अच्छे तरह से देखिएगा और अच्छे तरह से याद कीजिएगा। तो कितने हफ्ते का बाबू गर्भावस्था होता है, याद रखिएगा 40, कितने 40। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बताइएगा। सवाल यहाँ पे करे कि निम्न से किस धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन है। ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग। बताइए यहाँ पे कि बाबू किस धब्बे को, मतलब किस दाग को छुड़ाना सबसे कठिन है, ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा। तो याद रखिएगा बाबू किस धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन है, तो वह जंग धब्बे को, इस धब्बे को, जंग धब्बा को बाबू छुड़ाना सबसे कठिन है। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 27 नंबर सवाल करें कि स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि स्त्रियों में बाबू जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, ये कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह होती है डिंबवाही नलिका में। इसमें डिंबवाही नलिका में, एकदम याद रखिएगा अच्छे तरह से बाबू, ठीक है, ये नहीं अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ये सारे करके आ जाइएगा। अगर अच्छे तरह से यहाँ पे देखिएगा सवाल को तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से याद कीजिए और देखिए कि सवाल क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो डिंबवाही नलिका में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है।
सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, गर्भाशय का आकार जो होता है ना, ये कैसा होता है, आप लोग को याद भी होगा, नहीं याद है याद रखेगा। गर्भाशय का आकार जो होता है ना, वह नाशपाती की तरह होता है। कैसा? नाशपाती की तरह, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, एकदम याद रखिएगा डेट वाले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी। और यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो चुका है बाबू, तो आंसर को याद रखेगा। भारतीय जीवन बीमा की जो निगम की स्थापना हुई ना, ये हुई थी कब, 19 फरवरी 1956 को। कब हुई थी? 19 फरवरी 1956 को। ये डेट वाले सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे भी जाएंगे। तो याद रखेगा भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई, ये 19 फरवरी 1956 को हुई थी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे मैं जितना भी सवाल करवा रहा हूँ, ये सारे आसान से सवाल है, लेकिन यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है। बताइएगा, यहाँ पे सवाल अगला क्या कर रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है, पता होगा आप लोग को, क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है। क्या? खनिज लवण, ठीक है। साग सब्जियों में पूछेगा तो खनिज लवण पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में यहाँ से एक दो सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि निम्न में यहाँ पे बाबू जो गर्म रंग जो नहीं है वह कौन नहीं है, तो याद रखेगा वह बैगनी। बैगनी जो है ना, ये गर्म रंग नहीं है, बाकी लाल, नौरंगी, पीला, ये तीनों गर्म रंग है बाबू। तो याद रखेगा आप लोग को ये भी सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा कि गर्म रंग यहाँ पे कौन है। अगर ये तीनों को याद रखेगा, ऑप्शन में अगर वहां पे दे दिया जाएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, यहाँ पे गर्म रंग जो नहीं है ना, वो है बैगनी, बाकी ये तीनों है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा यहाँ पे 32 नंबर सवाल कह रहा है कि कपड़े की मूल इकाई क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कपड़े की मूल इकाई क्या है, बताइएगा। तो कपड़े की मूल इकाई जो होता है ना बाबू, वह होता है तंतु। क्या होता है? तंतु, याद रखिएगा। कपड़े की मूल इकाई क्या है? तंतु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल क्या करा कि लंबा दिखने के लिए कपड़ों का धारियां होनी चाहिए। सवाल क्या करा यहाँ पे कि लंबा दिखने के लिए बाबू कपड़ों पर धारियां जो होनी चाहिए ना, वह कैसी होनी चाहिए। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। तो लंबा दिखने के लिए जो कपड़ों पर बाबू धारियां जो होनी चाहिए ना, वह होनी चाहिए लंबी। कैसी? लंबी होनी चाहिए, दम याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा ना बाबू कि निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कौन जो है वह विनियोग का साधन है। तो याद रखेगा वह है बैंक भी, पोस्ट ऑफिस भी और जीवन बीमा भी, ये तीनों बाबू विनियोग का साधन है। आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रहा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना स्कोर लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। अगर आप लोग बाबू होम साइंस अगर पूरे एक साल तैयारी किए होंगे अच्छे तरह से ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को करते होंगे, क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आप लोग को यहाँ पे सारा सवाल याद भी होगा, अगर अच्छे तरह से तैयारी होगा तब। यहाँ पे बताइएगा मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो वह बाबू उपभोक्ता नहीं है। कौन नहीं है? उपभोक्ता, याद रखेगा। नहीं याद है, नहीं तैयारी है, सारे सवाल को रट जाइए, लेकिन अच्छे तरह से देखकर, ये नहीं कि जैसा है हूबहू रट जाइए। हूबहू वहाँ सवाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, घुमा घुमा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करे कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। सवाल क्या करे यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि जो है यहाँ पे वह वृद्धि हार्मोन बाबू वृद्धि के लिए वह हार्मोन स्रावित करती है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो वृद्धि हार्मोन बाबू जो स्रावित करती है ना यहाँ पे ग्रंथि, वह करती है प्यूटिटरी ग्रंथि। कौन? प्यूटिटरी ग्रंथि, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर सवाल को देखिएगा, बताइएगा जल्दी से। 37 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। भारत में नदी प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है यहाँ पे वह क्या है, बताइएगा आप लोग। तो भारत में नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है ना यहाँ पे, वह है बाबू औद्योगिक अवशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अवशिष्ट, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को एक बात बतलाता हूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बाबू ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ सवाल तो आप लोग अच्छे तरीके से करके आ जाएंगे, क्योंकि बाबू वहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सबसे आसान लेवल के सवाल पूछते हैं, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा समझ के करना रहता है। क्या? सारे ऑप्शन को पढ़कर और अच्छे तरीके से समझ कर उस सवाल को करना रहता है। वो सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ आप लोग पे निर्भर करता है कि वो सवाल को आप लोग कैसे करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल जैसे कि कह रहा है यहाँ पे कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। ये सारे सवाल जो होते हैं ना, ये सारे समझ के और अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़कर और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना रहता है।
सवाल क्या कराते हैं यहाँ पे कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो जल प्रदूषण जो है ना ये हानिकारक होता है बाबू जलीय जीव के लिए और मनुष्य के लिए और कृषि के लिए। ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सवाल को करना होता है बाबू। ये तीनों के लिए जल प्रदूषण जो है ना ये हानिकारक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि सूचना का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो सूचना का अधिकार जो है ना ये वैधानिक अधिकार है। कैसा, वैधानिक, याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 40 नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है ना कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों में यहाँ पे पूछ रहा है बाबू, तो बच्चों में अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है ना वह होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। और अगर मनुष्य में वयस्क में पूछ दे तो उसमें होते हैं 32, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे सवाल कि निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। यहाँ पे सवाल क्या करे बाबू, यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे कौन ऐसा पदार्थ है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है, मतलब अपने आप खराब हो जाता है। तो पता होगा आप लोग को, दूध। दूध जो है ना ये अपने आप खराब हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी खराब हो जाते हैं। बाकी चना, मैदा, चावल ये बहुत दिन तक टिके हुए रहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि गर्भवती स्त्री को बाबू कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, बताइएगा। आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग बताइए, सारा सवाल आप लोग को आ रहा होगा यहाँ पे, बताइएगा। सारे बुक का ही प्रश्न है बाबू और अच्छे लेवल का सवाल है जिसपे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। कब, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन बाबू, हर दिन, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न की लार में रहता है, ये आप लोग को पता होगा। और ये सारे प्रश्न बायोलॉजी के नहीं है, ठीक है, सारे होम साइंस के ही हैं। बताइएगा लार में रहता है, लार में क्या रहता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो लार में जो होता है ना वह टाइलिन होता है। क्या, लार में टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा। मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, करते चलिए बाबू। अच्छे मार्क्स लाना बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बाबू, यही मौका है आप लोग के पास। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सी ग्रंथि है, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। और कहीं कहीं बाबू पीयूष ग्रंथि नहीं देके पिट्यूटरी ग्रंथि भी दे देगा। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है। मजदूरी जो है ये किस आय के अंतर्गत आती है, बताइएगा जल्दी से। तो मजदूरी जो है ना बाबू ये किस आय के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत। इसके मौद्रिक आय के अंतर्गत आती है मजदूरी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा जल्दी से। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। चैनल से बाबू नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पे कि महिला प्रजनन तंत्र है, बताइएगा। महिला प्रजनन तंत्र जो है वह कौन सा यहाँ पे, तो पता होगा आप लोग को, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, महिला प्रजनन तंत्र है बाबू। बच्चे को जन्म देता है, ये भी महिला प्रजनन तंत्र है। और अंडा उत्पन्न करता है, ये तीनों प्रक्रिया बाबू महिला में ही होती है। तो महिला प्रजनन तंत्र ये तीनों है। आंसर यहाँ पे होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा अगले सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िएगा जरूर। क्या करें कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, बताइएगा। वस्त्र जो है वह हमारे शरीर की जो सुरक्षा करती है वह किससे करती है। तो याद रखेगा, सर्दी से, गर्मी से और वर्षा से, ये तीनों से वस्त्र जो है हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है बाबू, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, क्या करें अगला सवाल कि बजट कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। तो बजट जो है ये कितने प्रकार का होता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। और पूछे गए सवाल को तो याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो पता होगा आप लोग को, बताइए जल्दी से बाबू कि बजट जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो बजट जो है ना ये 3 प्रकार का होता है। कितने, 3 प्रकार का। संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट, ये बाबू 3 प्रकार के बजट होते हैं। तो याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है, बताइएगा। गरीबी रेखा की गणना जो की जाती है वह बाबू किस पे की जाती है। ऑप्शन को पढ़िए, यही सारे सवाल में आप लोग गलती करते हैं और यही सारे सवाल भी एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा।
गरीबी रेखा की गणना जो की जाती है वह किसमें की जाती है? तो याद रखिएगा कुल पारिवारिक आय में, इसमें कुल पारिवारिक आय में की जाती है। ये नहीं कि प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय मारकर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा बाबू। पूरे परिवार का आय में बाबू गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि टीकाकरण बच्चों को बचाता है। बताइएगा टीकाकरण जो लगाया जाता है ना बाबू, वह बच्चों को बचाता है किससे? आप लोग को पता होगा, आप लोग को बचपन में टीका लगाया जाता है, ठीक है। टीकाकरण बच्चों में बचाता है बाबू किससे? तो याद रखेगा पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से, ये तीनों से। पोलियो का दवाई बाबू बचपन में ही पिलाया जाता था, और हेपेटाइटिस के भी टीका लगाया जाता था, दवाई पिलाया जाता था, और सुई भी लगाया जाता है बच्चों को अभी भी, ठीक है, पता होगा आप लोग को। और चेचक के भी टीका का बाबू आप लोग का सुई लगाया जाता है बचपन में ही। ये सब सारे सुई जो है सुई के माध्यम से लगाया जाता था और ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो टीकाकरण बच्चों को बचाता है किससे? तो पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से, ये तीनों से। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ पे बाबू 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सारा सवाल करवाया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल थे, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोग 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। अब आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग और होम साइंस के सवाल चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग को सुबह में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। और अगला आप लोग का बाबू कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा।